दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 22 मार्च 2024 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा एक बहुत ही बड़ा फैसला दिया गया, जिसके द्वारा उन्होंने उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दे दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि यह सेकुलरिज्म के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि यूपी मदरसा एक्ट 2004 अनुच्छेद 14, 21, 21A का उल्लंघन करता है, साथ ही यूजीसी एक्ट की धारा 22 का भी उल्लंघन करता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस आदेश का इंस्टेंटली क्या दुष्प्रभाव पड़ा वो भी आप जान लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 16,513 है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा शिक्षक पढ़ा रहे हैं। इनके अलावा सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव पड़ेगा वो उन बच्चों पर पड़ेगा जो इन मदरसों में शिक्षा ले रहे हैं, जिनकी संख्या 26 लाख बताई जा रही है। 26 लाख छात्र एक निर्णय से मान्यता प्राप्त से अमान्यता प्राप्त संस्थान के छात्र बनकर रह गए हैं। हालांकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को डायरेक्शन दिया है कि वो उन बच्चों की शिक्षा के लिए तुरंत कहीं और प्रवेश कराने का प्रबंध करे। लेकिन क्या इतनी बड़ी संख्या में इन बच्चों को किसी और स्कूल में एब्जॉर्ब कराया जा सकता है, वो भी तब जबकि सरकारी स्कूलों में पहले ही बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। भले ही वो स्कूल में कितना आ रहे वो एक अलग बात है, लेकिन एडमिशन वो अपनी फुल कैपेसिटी से ऊपर लिए हुए हैं। अब आते हैं जजमेंट की तरफ। आखिर उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार क्यों दिया गया? दरअसल इसके संबंध में बहुत सारी रिट पिटीशन पड़ी हुई थी, जिनमें से एक पिटीशन अंशुमन सिंह राठौर जो कि अधिवक्ता हैं, लखनऊ बेंच में ही प्रैक्टिस करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का ही यह निर्णय है। इसके अलावा एक रिट पिटीशन आई थी मोहम्मद जावेद बनाम स्टेट ऑफ यूपी, जो कि 29/324 2019 मुख्य पिटीशन यही थी। इसके अलावा और भी पिटीशन थी, लेकिन कमाल की बात यह है कोई भी पिटीशन मेन पिटीशंस यूपी मदरसा एक्ट 2004 को चैलेंज करने वाली नहीं थी। एक बात जिस पर मदरसा बोर्ड की तरफ से पेश हो रहे वकीलों ने प्रश्न उठाए, 86 पेज का ये जजमेंट है, तो इन 86 पेज में से मेन जजमेंट है वो 2-4 पेज का ही है। बाकी तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे केस लॉ कोट किए गए हैं। जैसे कि ये सवाल उठाया गया कि यहाँ पर पिटिशनर मोहम्मद जावेद द्वारा अपनी सैलरी की मांग की गई थी, उसकी सैलरी रोकी हुई थी, आपने इसको मदरसे को एक्ट को ही चैलेंज के रूप में स्वीकार कर लिया। यहाँ पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बहुत से केस लॉ कोर्ट किए। दूसरा, जो मैंने पहले नाम लिया एडवोकेट अंशुमन सिंह राठौर जो कि पिटिशनर थे, इन पर भी सवाल उठाया गया कि इनका लोकस स्टैंडी नहीं बनता है, ना ये मदरसा के छात्र हैं, ना ये मदरसा चलाते हैं, ना ये उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसे में ये पार्टी क्यों बन सकते हैं? उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी लंबे पेजेस में कोट किया है, बताया है कि ये पॉसिबल है कि यदि कोई व्यक्ति डायरेक्टली किसी केस से प्रभावित नहीं हो रहा है तो वह भी पिटिशनर हो सकता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एसपी सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट कोर्ट किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था। एसपी सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट बहुत वाइड जजमेंट था। वो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को चैलेंज करने वाला एक इश्यू आ गया था। वहाँ पर एसपी गुप्ता का ये निर्णय आया था, जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यहाँ पर कोर्ट कर दिया। बहरहाल इसके अलावा इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मानना था कि यह राइट टू एजुकेशन एक्ट के खिलाफ जा रहा है, बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 21 उसका उल्लंघन हो रहा है। तो यहाँ पर मदरसा बोर्ड की तरफ से कहा गया कि पहले ही जो मदरसे में छात्र पढ़ रहे हैं उनकी मामूली फीस ली जाती है, 10 रुपये 20 रुपये फीस ली जाती है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चों से बहुत ज़्यादा फीस वसूली की जा रही है। दूसरा सबसे बड़ा इश्यू मदरसा बोर्ड के सिलेबस को लेकर बताया गया, कहा कि ये केवल एक धर्म की शिक्षा देता है, धार्मिक शिक्षा देता है, ये बच्चों को आगे दुनिया में फाइट करने स्टैंड करने लायक नहीं बनाता। तो अगर आप सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी देख लें, 10th क्लास का जो सिलेबस इन्होंने दिया है मदरसा बोर्ड का, उस पर भी आप एक बार निगाह मार लें तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी उन चीज़ों को कहीं ना कहीं मदरसा बोर्ड की तरफ से पेश हो रहे वकील सही से रख नहीं पाए। 10th क्लास का सिलेबस मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, जिसमें दिया गया है
सब्जेक्ट, एक तरफ सब्जेक्ट दिया गया है थियोलॉजी, सुन्नी और शिया, अरबिक लिटरेचर, और उसके बाद नीचे आते हैं उर्दू लिटरेचर, फिर आते हैं जर्नल इंग्लिश, जर्नल हिंदी, और उसके बाद आता है ऑप्शनल। ऑप्शनल में मैथ्स, होम साइंस, लॉजिक एंड फिलॉसफी, सोशल साइंस, साइंस, तिब, मेडिकल साइंस, यानी कि इनमें से कोई एक पेपर आपको ऑप्ट करना है। तो मदरसा बोर्ड द्वारा तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, उर्दू वो पढ़ा रहे हैं, जनरल इंग्लिश वो पढ़ा रहे हैं, जनरल हिंदी वो पढ़ा रहे थे, मैथमेटिक्स, होम साइंस, लॉजिक, साइंस, सोशल साइंस, तिब, यहाँ ये ऑप्शनल है। यहाँ इसके सिलेबस को इम्प्रूव किया जा सकता था, या आगे अगर आप बात करें 12th लेवल का, जिसको आलिम के कहा जाता है, 12th के इक्विवेलेंट होता है, यहाँ भी अगर आप सिलेबस देखें तो इसमें भी थियोलॉजी, सुन्नी और शिया, उसके बाद अरेबिक लैंग्वेज आती है, पर्शियन लिटरेचर आता है, फिर उर्दू लिटरेचर आता है, जर्नल इंग्लिश, जनरल हिंदी, प्रोज एंड पोइट्री, ये कंपलसरी हैं। इसके बाद आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, वही होम साइंस, जनरल हिंदी, लॉजिक, तिब, सोशल साइंस, साइंस। तो यहाँ इनके अगर सिलेबस को भी देखा जाए तो सिलेबस भी ऐसा नहीं था कि वहाँ सिर्फ मौलवियत पढ़ाई जा रही है या केवल और केवल धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, जैसे ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि सेकुलरिज्म के सिद्धांत को ये वायलेशन करता है। साथ ही अगर देखा जाए तो भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 25 सभी लोगों को अपने धर्म की शिक्षा देने का, उसका प्रचार करने का अनुमति प्रदान करता है, अधिकार देता है, फ्रीडम देता है, अंतःकरण और धर्म के आधार धर्म को अबाध रूप से माननीय आचरण और प्रचार करने का की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 दे रहा है। तो यहाँ कोई इस तरह का नहीं है कि साहब जिस तरह से कहा जा रहा है। अनुच्छेद 26 की अगर बात की जाए, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये भी हमारा भारतीय संविधान दे रहा है। अनुच्छेद 29 की बात की जाए 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यहाँ माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि वह अपने कल्चर को, अपने मजहब को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी भाषा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ भी कोई सेकुलरिज्म का उल्लंघन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अनुच्छेद 30 इंपॉर्टेंट, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो सीधे सीधे वो अपने इंस्टीट्यूट को एडमिनिस्टर करने की शक्तियां देता है। तो यहाँ कुछ भी ऐसा मोटे तौर पर नहीं दिखाई दे रहा जैसा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने इस आदेश में माना, लेकिन चूंकि अब मान लिया गया, आदेश दे दिया गया, तो इस आदेश से तत्काल यूपी मदरसा एक्ट 2004 असंवैधानिक करार दे दिया गया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बता दूं, अभी चंद महीनों पहले केंद्र सरकार द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर्स इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर एक नया कानून लाया गया। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में ही कई सारे लोगों ने चैलेंज किया, जिसमें कांग्रेस के जय ठाकुर हैं और कॉमन कॉज जैसी संस्थाएं हैं, सीपीआई वगैरह हैं। वहाँ सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन सभी पिटीशंस को निरस्त कर दिया गया। इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा क्यों निरस्त किया गया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून के विरुद्ध हम यूजुअली कोई स्टे ऑर्डर नहीं देते, हम कोई आदेश पारित नहीं करते। यानी कि जो लेजिस्लेचर ने कानून बना दिया है उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने भी जाने से मना कर दिया। लेकिन यहाँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक लफ्ज यूपी मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दे दिया। यही नहीं, इससे पहले भी अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में चले जाएं, एस अजीज बाशा केस में, वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि लेजिस्लेचर ने जो संशोधन किया है, अमेंडमेंट किया है या कानून बनाया है, उसमें हम दखलंदाजी नहीं करेंगे। इससे लेजिस्लेचर की शक्तियों पर सवाल पैदा होता है। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इन सब को दरकिनार करते हुए केवल सिंगल बेंच नहीं, डबल डिवीजन बेंच है, सुभाष विद्यार्थी जस्टिस और दूसरे जस्टिस हैं विवेक चौधरी साहब ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दे दिया, बिना इसके दुष्प्रभाव का आकलन किए। फिलहाल इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय है, हालांकि ये निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, जब होगा तब होगा। फिलहाल यूपी मदरसा एक्ट 2004 को समाप्त कर दिया गया है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।